हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम आज राउल्ट का नियम कहते किसे हैं, इसके सूत्र का डेरिवेशन करेंगे और राउल्ट के नियम को कहाँ पर यूज किया जाता है, इसके आधार पर आदर्श द्रव किसे कहते हैं, अनादर्श द्रव किसे कहते हैं, और कौन सी द्रव होते हैं जो राउल्ट के, कौन से विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और कौन से विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्यों करते हैं। ये विलयन से संबंधित सभी घटनाएं राउल्ट के नियम पर ही डिपेंडेंट होती हैं। आज इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हेनरी के नियम के ऊपर बात करा था कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं, और हेनरी नियतांक का फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। अगर इसके पहले आप वैद्युत विलयन किसे कहते हैं, वैद्युत विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें मूल अंश, मूलरता, मूललता, पार्ट्स पर विलयन, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं या विलीनीकरण, क्रिस्टलीकरण आदि से संबंधित कोई भी वीडियो लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो समझने में, तो आप वहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। उसके लिए जो भी समस्याएं होगी उसको निदान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से संबंधित कोई भी वीडियो आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में सेव है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज की क्लास, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। किसी को भी क्लास को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कॉन्सेप्ट छूट जाता है, फिर बाद में लोग रटने लगते हैं। और क्लियर ये है कि रटने से हम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप हेनरी के नियम नहीं पता है तो राउल्ट के नियम में थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए प्लीज़ हेनरी के नियम को एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला कि द्रव का विलयन, जहाँ पर विलायक जो होता है वह द्रव होता है। विलायक, जहाँ विलायक जो होता है वह द्रव हो, तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं द्रवी विलयन। अगर हमसे कोई पूछे कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम कह देंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो हो द्रव अवस्था में हो, तो हम द्रवी विलयन कहते हैं उसको। हम यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन की बारे में बात करते हैं। अब किसी द्रवी विलयन में जो विलेय पदार्थ है वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। हमने क्या कहा कि ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जिसमें हमने द्रव और गैस का विलयन इसके जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे, और उसी वाले वीडियो लेक्चर में हम हेनरी के नियम की बात करे थे। तो इसका मतलब कि द्रव और गैस का विलयन तो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना है वह द्रव का विलयन पढ़ना है। वह हमें बात करना है द्रव का विलयन, और जो बात करना है हमें वह द्रव और ठोस के विलयन के बारे में। द्रव और ठोस के विलयन में आज इसी के बारे में अभी हमको इस बारे में पढ़ना है। तो आज हम स्पेशली इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द्रव का विलयन। द्रव और द्रव का विलयन, तो देखा जाता है कि जितने भी द्रवी विलायक होते हैं वे सभी वाष्पशील होते हैं। जितने भी द्रवी विलायक होते हैं वे वाष्पशील हो सकते हैं। इसके अलावा विलेय भी जो होता है वह वाष्पशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर विलायक और विलेय दोनों द्रव अवस्था में हैं तो दोनों क्या होते हैं, अगर दोनों द्रव अवस्था में है तो दोनों वाष्पशील होते हैं। अब वाष्पशील का मतलब क्या होता है, जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल को हम कुछ टाइम के लिए किसी बर्तन में रखकर खुला छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद पेट्रोल उड़ जाता है। यह एक बहुत वाष्पशील द्रव था पेट्रोल, जल्दी से वाष्प बनकर उड़ गया। डीजल को आप छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए,
तो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या पता चला हमें कि ये जो डीजल होता है भी वाष्पशील होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वाष्पशीलता ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वाष्पशीलता कम होती है। जैसे अब हम पानी की बात कर लें तो पानी कहेंगे सर पानी गिलास में भर दे वैसे भरा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पानी वाष्पशील नहीं है, पानी भी वाष्पशील है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की तुलना में इसका वाष्पशीलता कम है। ये काफ़ी धीरे धीरे वातावरण में उड़ता है, धीरे धीरे वाष्प बदलता है। पानी के वाष्पशीलता के गुण के कारण ही नदी में जो पानी होते हैं गर्मियों के मौसम में, तालाब में जो पानी होते हैं वो सूख जाते हैं और पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो कहने का मतलब होता है यहाँ पर है कि जितने भी द्रवी विलायक होते हैं, द्रव द्रव का विलयन बनता है, वो सभी द्रवी विलायक, चाहे विलायक हो चाहे विलेय पदार्थ हो, वो वाष्पशील होते हैं। अब वाष्पशील होने का मतलब क्या है कि अगर वाष्पशील द्रव किसी बर्तन में है, अगर वाष्पशील द्रव किसी बर्तन में है, वाष्पशील द्रव किसी बर्तन में है, तो हम ये देखते हैं कि अगर वाष्पशील द्रव किसी बर्तन में है तो ये कुछ उसकी मात्रा तो द्रव अवस्था में रहती है, कुछ उसकी मात्रा द्रव अवस्था में होती है तथा कुछ उसकी मात्रा जो होती है वो वेपर के रूप में होती है, वेपर के रूप में होती है, जो कि यहाँ पर ऐसे निकलती जाती है, ये धीरे धीरे उड़ती जाती है। ये होती है वाष्पशील होते हैं कि टाइम के साथ धीरे धीरे यहाँ पर द्रव के अणु जो हैं वो वाष्प बन के उड़ रहे हैं, तो वाष्पशील है। लेकिन अगर इसी को हम बंद कर देते हैं, अगर इसी को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, किसी पिस्टन के द्वारा बंद कर देते हैं, ये हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, तो इसमें क्या होता है कि एक स्टार्ट में तो ये इसमें के जो इसके अंदर के ये द्रव के अणु हैं वो धीरे धीरे वाष्प बनते हैं, लेकिन अब बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाहर न निकलने के कारण कि जैसे जैसे इसके यहाँ के जो द्रव के अणु हैं निकल कर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो वाष्प बनेगा, ये सभी वाष्प इस विलयन के पृष्ठ पर दाब लगाने लगेंगे, और जब ऊपर के जो वाष्प के अणु हैं उनके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब इस जो विलयन के अणु हैं जो वाष्प बनकर उड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, उनके बराबर हो जाता है, तब जाकर यहाँ पर साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। क्या स्थापित हो जाती है? साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। फिर से बात को समझने की ज़रूरत है। हमने कहा कि कोई द्रव विलायक है या विलेय पदार्थ है, वाष्पशील द्रव है कोई, तो जैसे जैसे ये अगर इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ये गैस बन के उड़ता चला जाता है, वाष्प बन के उड़ता चला जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर हम पिस्टन रख देते हैं तो अब जो होगा वाष्प बाहर नहीं निकल पाता है। तो स्टार्ट में वाष्प तो बनता है, वाष्प बनता जाएगा, ये बीच में इधर जाकर इकट्ठा होता जाएगा, बाहर तो नहीं निकल पाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखेंगे ये जो यहाँ पर सब अणु हैं, ये वाष्प के अणु हैं, ये विलयन के पृष्ठ पर यहाँ पर दाब डालने लगेंगे। विलयन के पृष्ठ पर या विलायक के पृष्ठ पर दाब डालने लगते हैं। तो अब ये जो गैस, जो द्रव के अणु हैं वो ऊपर निकालना चाहते हैं, इनका जो द्वारा लगाया गया फोर्स होता है या दाब होता है ऊपर जाने के लिए, वह ऊपर के दाब के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में ना ऊपर के अणु नीचे जा पाते हैं और ना नीचे के अणु ऊपर आ पाते हैं, और इसी स्टेज को हम बोलते हैं कि विलयन में साम्यावस्था स्थापित हो गई है। तो अब यहाँ पर ऐसी बात कही गई कि अगर हम कोई वाष्पशील द्रव है या वाष्पशील विलयन है तो जो वाष्पशील घटक होता है उसका कुछ भाग वाष्प बनकर विलयन के पृष्ठ पर वाष्प दाब लगाता है। कौन सा दाब लगाता है? वाष्प दाब लगाता है। अब सर्वप्रथम राउल्ट नामक वैज्ञानिक, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे राउल्ट, उन्होंने सर्वप्रथम इस बात का अध्ययन किया, इस तथ्य का अध्ययन किया, और कितनी विलेय पदार्थ की, कितनी द्रव घटक के वाष्पशील घटक की मात्रा होने पर कितना दाब लगेगा, इसमें एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। फिर से हमने कहा कि इस विलयन में उस घटक की कितनी मात्रा होने पर उस घटक के द्वारा विलयन के पृष्ठ पर कितना दाब लगाया जाएगा,
ये बताने के लिए राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया और क्या हमको बताया, एक मात्रात्मक असंबंध स्थापित किया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। इसके लिए भी अब हो सकता है कि यहाँ पर अभी तो एक ही है, यहाँ पर विलायक अवस्था है, लेकिन अगर कोई द्रवी विलयन है, द्रवी विलयन का मतलब है कि वहाँ पर ठोस विलायक और विलेय दोनों द्रवावस्था में है, तो दोनों वाष्पशील होंगे। अगर दोनों वाष्पशील होंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर ये कुछ विलयन का हमारा पृष्ठ है और इसके ऊपर यहाँ पर पिस्टन लगाया गया है, यहाँ पर पिस्टन लगाया गया जहाँ पर यहाँ पर कुछ वेट रख दिया गया है। अब चूंकि ये विलयन है तो कम से कम इसमें 2 घटक होंगे, तो इसमें मान लेते हैं यहाँ पर 2 घटक हैं, 2 घटक हैं। कुछ इसकी मात्रा वाष्प की अवस्था में है और कुछ इसकी मात्रा यहाँ पर इस विलयन के अंदर होगा। इसी प्रकार एक दूसरा घटक मान लेते हैं, यहाँ पर एक घटक और है, कुछ इसकी मात्रा यहाँ पर होगी और कुछ इसकी मात्रा इसके अंदर होगी, इस प्रकार का होगा। जैसे जैसे थोड़े समय के लिए यहाँ पर ये जो विलयन है, विलयन के अणु वाष्प के रूप में बनेंगे, ऊपर जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो इसके ऊपर दाब डालने लगेंगे, दाब डालने लगते हैं, तो यहाँ के जो अणु होते हैं ऊपर की तरफ दाब लगाने लगते हैं। तो यहाँ पर अब न कोई किसी घटक का वाष्प बन के ऊपर जाता है और न किसी घटक के वाष्प अणु संघनित होकर विलयन में आते हैं। इसी प्रक्रिया को हम विलयन की साम्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सर्वप्रथम राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने वाष्पशील द्रवों के विलयन के पृष्ठ पर लगने वाले दाब और विलयन में यहाँ पर वाष्प दाब रहेगा, लगने वाले वाष्प दाब और विलयन में घटक की मात्रा के बीच मात्रात्मक संबंध स्थापित किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट के नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम ये नहीं कहता है कि यहाँ पर 2 ही घटक होने चाहिए, और सारे भी घटक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राउल्ट का नियम होता है वो लागू किसके लिए होता है, कब लगाया जाता है? राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का विलयन के पृष्ठ पर वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव के द्वारा विलयन के पृष्ठ पर वाष्प दाब उस अवयव के विलयन में उस अवयव के मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से क्या कहा राउल्ट ने ये कहा कि विलयन में प्रत्येक अवयव के कारण पृष्ठ पर लगने वाला वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा, यहाँ पर हम उसको नोट कर रहे हैं।
राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक के द्वारा विलयन के पृष्ठ पर वाष्पदाब विलयन में उस घटक के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा? वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक घटक द्वारा विलयन के पृष्ठ पर वाष्पदाब विलयन में उस घटक के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा राउल्ट का नियम है। अब जरा सा इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो कहते हैं कि माना वाष्पशील द्रव के विलयन में दो घटक क्रमशः 1 और 2 हैं। ये ऐसा हमने मान लिया, जिसके कारण विलयन के पृष्ठ पर लगने वाला वाष्पदाब P1 और P2 है। पहले घटक के कारण विलयन के पृष्ठ पर लगने वाला वाष्पदाब P1 है और दूसरे घटक के कारण लगने वाला वाष्पदाब P2 है, तथा विलयन में दोनों घटकों का मोल अंश क्रमशः x1 और x2 है। हमने क्या कर लिया? मान लिया वाष्पशील द्रव के विलयन में दो घटक 1 और 2 हैं, जिसके कारण विलयन के पृष्ठ पर लगने वाला दाब P1 और P2 तथा विलयन के दोनों घटकों का मूल अंश क्रमशः x1 और x2 है। अगर हम यहाँ पर राउल्ट के नियम का लगा लें कि जो विलयन के पृष्ठ पर वाष्पदाब है वह उसके मूल अंश के अनुक्रमानुपाती है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और दूसरे के लिए बात करेंगे तो आएगा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब हम जानते हैं कि जहाँ प्रोपोर्शनल लगता है वहाँ पर एक कांस्टेंट यूज होता है, तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P1 बराबर P1 नॉट x1 और यहाँ पर आ जाएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। अब आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि यहाँ पर P1 नॉट और P2 नॉट क्या है, तो एक चीज़ तो हम लिख सकते हैं कि P1 नॉट और P2 नॉट यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक है।
अगर P1 नॉट और P2 नॉट अनुक्रमानुपाती नियतांक है तो है क्या, इनका काम क्या होता है, कैसे हमें प्राप्त होंगे, इनकी वैल्यू कितना होगी। तो P1 नॉट जब अगर हम 1 वाले घटक को विलायक माने, जैसे ये विलायक हमने यहाँ पर कहा था शुद्ध अवस्था में है, तो यहाँ पर शुद्ध अवस्था में जब विलायक शुद्ध अवस्था में होता है तो इसके वाष्प के कारण विलयन के पृष्ठ पर लगाया गया वाष्प दाब है। इसी प्रकार P2 नॉट जो है वह जो P2 शुद्ध अवस्था में है, अगर ये P2 है तो P2 जब शुद्ध अवस्था में है तो इसके पृष्ठ पर लगाया गया जो वाष्प दाब होगा P2 नॉट होगा। और जब यहाँ पर विलेय और विलायक का विलयन बन गया और इसके द्वारा पहले घटक के कारण इसके पृष्ठ पर लगाया गया दाब P1 है, और अगर विलेय के कारण इसके लगाया गया दाब P2 है। तो यहाँ पर बात समझने की ज़रूरत है। फिर से हम बताते हैं, P1 और P2 क्या है। जब विलयन बना है तो किसी विलयन में दोनों घटकों के कारण विलयन के पृष्ठ पर लगाया गया वाष्प दाब है। लेकिन P1 नॉट क्या है, जब विलायक हमारा शुद्ध अवस्था में है, प्योर में है, उसमें किसी भी प्रकार के विलेय पदार्थ को नहीं मिलाया गया है, उस समय विलायक के अणु वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, इसमें विलय नहीं है, विलायक के अणु वाष्प बन के ऊपर जाते हैं और विलायक के अणु ही उसके पृष्ठ पर दाब डालते हैं। शुद्ध अवस्था में है तो वही जो दाब होता है वह P1 नॉट होता है। इसी प्रकार P2 नॉट शुद्ध अवस्था में है तो उसके दाब को हम P2 नॉट कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि जहाँ P1 नॉट और P2 नॉट अनुक्रमानुपाती नियतांक हैं, नियतांक है, यह विलायक और विलेय के शुद्ध अवस्था में क्रमशः वाष्प दाब है। विलायक का P1 नॉट है और विलेय का P2 नॉट है, ये हमने मान लिया। अब हम जाते हैं कि विलयन के पृष्ठ पर लगने वाला संपूर्ण दाब क्या होगा। अगर हम कहें कि विलयन के पृष्ठ पर लगने वाला संपूर्ण दाब अगर हमसे कोई कहे कि विलयन के पृष्ठ पर लगने वाला संपूर्ण दाब क्या होगा, तो हम जाहिर सी बात है सिंपल में कह सकते हैं कि पहले घटक के कारण वाष्प दाब और दूसरे घटक के कारण जो वाष्प दाब है उसको हम जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण दाब प्राप्त हो जाएगा। फिर से हमने क्या कहा कि पहले घटक के कारण जो वाष्प दाब लग रहा है और दूसरे घटक के कारण जो वाष्प दाब लग रहा है, दो ही घटक है, दोनों घटकों के वाष्प दाब का योग कर ले तो हमको संपूर्ण दाब मिल जाएगा। अगर इसमें हमें 3 घटक होते तो तीनों घटकों के वाष्प दाब का योग करते तो हमें संपूर्ण वाष्प दाब मिल जाता। तो अगर यहाँ पर संपूर्ण दाब की बात हुआ है तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू यहाँ पर P1 और प्लस P2। अगर इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करें और इसको इक्वेशन 2 से डिनोट करें तो हम इक्वेशन 1 से P1 की वैल्यू और इक्वेशन 2 से P2 की वैल्यू यहाँ पर लाकर रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब अगर हम चाहें P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, हम जानते हैं कि किसी भी विलयन में जितने घटक होते हैं सबके मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। किसी भी विलयन में जितने भी घटक होते हैं सबके मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर 2 घटक हैं, एक पहला घटक है, एक दूसरा, जिसका मूल अंश पहले का मूल अंश x1 है, दूसरे का मूल अंश x2 है। तो अगर हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं
हम जानते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x2। इसी समीकरण 3 में इसको हम ले जाकर रख दें। जैसे ही ले जाकर रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई, देखना, हमारे पास मिल जाएगा p इक्वल टू P1 नॉट x1 और प्लस P2 नॉट, और यहाँ पर x1 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, x1 आ जाएगा 1 माइनस x2 और प्लस P2 नॉट x2। अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आ जाएगा p इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 और प्लस P2 नॉट x2। हमारा आ जाएगा p इक्वल टू P1 नॉट, फिर माइनस, यहाँ पर अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास x2 भी कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P1 नॉट और माइनस P2 नॉट। ये हमें दूसरे घटक के मूल अंश के रूप में ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया। चाहे यहाँ पर पहले घटक के रूप में भी मूल अंश हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर पाएंगे, तो यहाँ से अगर हम कह दें x2 इक्वल टू 1 माइनस x1, तो अगर यहाँ पर इसी वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट 1 माइनस x1। तो P इक्वल टू आ जाएगा P1 नॉट x1 और प्लस P2 नॉट और माइनस P2 नॉट x1। अब यहाँ पर P2 नॉट तो सीधे बच जाएगा, P2 नॉट यहाँ पर आ गया, इसमें दोनों में x1 कॉमन है, निगेटिव भी कॉमन कर लेंगे, x1 कॉमन हो जाएगा, तो ये वाला पहले प्लस वाला बचेगा, तो आ जाएगा P2 नॉट और माइनस यहाँ पर P1 नॉट है। यह पहले घटक के मूल अंश के रूप में संपूर्ण दाब का सूत्र है। तो इस प्रकार से विलयन की किसी पृष्ठ पर लगने वाले हम दाब की बात कर सकते हैं कि कब कितना दाब लगेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है कि राउल्ट के नियम का ग्राफ, कि राउल्ट का नियम का ग्राफ कैसे खींचते हैं और कब हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त ग्राफ मिलता है कैसा, और कब विलयन की अवस्था में ग्राफ मिलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम बताते हैं कि किस प्रकार से इसके ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं राउल्ट के नियम का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो राउल्ट के नियम को ग्राफ खींचने के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, ऐसे हमने दो लाइनें बना लिया है, एक लाइन यहाँ पर ये है और एक लाइन यहाँ पर हमारी ये है, और ये जो ये वाई एक्सिस बन रहे, जो ऊपर वाली लाइन है ये हमें दाब बताएगी, जिस पे यहाँ पर हमको P1 वाला दाब पता चलेगा और ये वाला जो हमको पता चलेगा वो P2 वाला दाब पता चलेगा। इस पे मान लेते हैं कि यहाँ पर x1 बराबर 1 है, x1 बराबर 1 है। आपको पता है कि x1 बराबर किसी विलयन में सभी अवयव के मूल अंश का योग सदैव 1 होता है। दो अवयव हैं तो उसके मूल अंश का योग सदैव 1 है। अगर x1 अकेले 0 है तो x2 कितना होगा, x1 अकेले 1 के बराबर है तो x2 की वैल्यू कितना होगा, समझ सकते हैं। x2 की वैल्यू 0 होगी, तभी तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 0 हो गया। अब जैसे जैसे हम इधर आते हैं, तो x1 की वैल्यू घटती चली जाती है, x1 का मूल अंश घटता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर आएंगे तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। जैसे जैसे x1 की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे x2 का मूल अंश बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर x2 बराबर 1 हो जाएगा और x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमें प्राप्त हो गया।
x1 यहाँ पर 1 था, इसका मतलब x2 0 होगा, क्योंकि दोनों का योग सदैव 1 ही हो सकता है। जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो पहले घटक का मोल अंश कम होता है और दूसरे घटक का मोल अंश बढ़ता है। लास्ट में ऐसा पोजीशन प्राप्त होता है जब पहले घटक का मोल अंश 0 हो जाता है और उस समय तक दूसरे घटक का मोल अंश क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर x1 बराबर 1 है, x2 बराबर 0 है। x1 बराबर 1 है मतलब उसमें केवल पहले घटक का अवयव है, x2 बराबर 0 मतलब दूसरे घटक का अवयव नहीं है। अगर उसमें पहले घटक का केवल अवयव है, दूसरा घटक है ही नहीं किया वहाँ पर, इसका मतलब कह सकते हैं कि वो शुद्ध अवस्था में होगा। हमने क्या यहाँ पर क्या P1 नॉट P2 नॉट अनुपाती नियतांक या विलायक और विलेय की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अगर x2 बराबर 0 है, इसका मतलब विलेय 0 है, तो विलायक क्या हो गया, वह शुद्ध अवस्था में हो गया क्योंकि विलेय नहीं है। और अगर विलायक शुद्ध अवस्था में हो, उसके द्वारा वाष्प दाब कितना होता है, P1 नॉट होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वाष्प दाब है, यहाँ का जो वाष्प दाब है वो मैक्सिमम है किसी विलेयन के लिए, वो P1 नॉट है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें उसी चीज़ को लेकर, ये P1 नॉट है। उसी प्रकार अगर हम इसको लेकर कहीं पर बात करें तो x1 बराबर 0 होगा और x2 के कारण मान लेते हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम P2 नॉट की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि जब पहले घटक की मात्रा सबसे ज़्यादा है तो उसके कारण लगाया गया वाष्प दाब भी सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे 1 की वैल्यू कम होती जाएगी, जाहिर सी बात है उसके कारण वाष्प दाब भी घटता चला जाएगा। और जैसे x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसके द्वारा वाष्प दाब घटकर भी 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे ही ग्राफ प्लॉट मिलेगा। देखिए x1 की वैल्यू जब मैक्सिमम थी तो उसके द्वारा दाब भी मैक्सिमम था। जैसे जैसे x1 की वैल्यू घटती चली गई वैसे वैसे यहाँ पर उसके कारण वाष्प दाब घट गई। x1 बराबर 0 हो गया, उसके द्वारा वाष्प दाब भी 0 हो गया। ठीक उसी तरीके अगर इधर से देखें तो x2 की वैल्यू यहाँ पर अधिकतम है, जैसे जैसे इधर जाएंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, यहाँ पर पहुँचने पर वो 0 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए हमने इसका भी ग्राफ बना दिया यहाँ पर। तो ये वाला किसका था, ये P1 था और ये वाला किसका है, P2 है। अगर हमसे कोई पूछे कि इसका संपूर्ण दाब क्या होगा, तो संपूर्ण दाब हम P1 और P2 को मिलाने से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमको संपूर्ण दाब प्राप्त हो जाएगा ये वाले से, ये वाली जो लाइन है हमको संपूर्ण दाब बता देगी। संपूर्ण दाब P इक्वल टू का हो जाता है, दोनों का योग होता है P1 प्लस P2। तो ये हमने बता दिया राउल्ट के नियम की ग्राफ। तो ये था आज का राउल्ट का नियम, जिसमें हमने राउल्ट के नियम के बारे में पूरी बात किया और किसी घटक के कारण लगने वाले जो वाष्प दाब होता है उसकी बात करें। तो आज की क्लास में यहाँ तक। अगले वाले क्लास में हम बात करेंगे कि आदर्श द्रव किसे कहते हैं, अनादर्श द्रव क्या होता है, जिसमें अनादर्श द्रव भी 2 प्रकार के होते हैं। राउल्ट के नियम पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, राउल्ट के नियम पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब अगले वीडियो लेक्चर में स्पष्ट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई परेशानी भी है तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, हम उसको आंसर देने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त करिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।